आज के एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर अशोक काले जी को, जो बाम्बू क्रॉप और उनसे बनने वाले इको फ्रेंडली फर्नीचर और अन्य प्रोडक्ट्स पर गहरी खोज कर रहे हैं ताकि लोकल आर्टिसंस, किसान और स्टूडेंट्स को रोज़गार का अवसर मिल सके। आज के एपिसोड में बाम्बू से बना एक अनोखा घर, बाम्बू का ही बना फर्नीचर और उसकी वर्कशॉप देखेंगे। डॉक्टर अशोक काले जी पेशे से मेडिकल प्रोफेसर रहे हैं। जानेंगे इस विषय पर कैसे उनका समर्पण हुआ। डॉक्टर साहब, फर्नीचर तो बहुत सारी चीज़ों से बनता है, तो आपने जो है बैम्बू को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि 100 साल पहले तक सभी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले और अभी प्लास्टिक और आयरन से जब फर्नीचर बनना चालू हो गया, उसके पहले 10-20 हज़ार साल तो सब दुनिया ही बाम्बू से ही और लकड़ी से ही फर्नीचर किया करती थी। और अब जब ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ गई है, तो क्यों ना हम पुराने जो सिस्टम थी बाम्बू से फर्नीचर करें, उसकी और लौटने से दोनों चीज़ें होंगी। एक तो रूरल एम्प्लॉयमेंट रहेंगी, गांव में लोग बाम्बू का जब उसकी कीमत मिल रही है, पैसे हो रहे हैं और उनको रूरल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो बाम्बू का फर्नीचर करने से एक पंथ दो काज हो जाते हैं कि दोनों चीज़ें अपने आप हो जाती है कि लोगों को हाथ को काम भी मिलेगा और ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी ये अच्छा एंटीडोट है। तो क्यों ना हम ऐसे जो बाम्बू जैसी बात है जो इतना बेनिफिशियल है उसकी ओर हम जाना, मैं सोचा सही होगा। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बैम्बू फर्नीचर बनाना सीखा कहाँ से? यहाँ मुंशी तालुका में कई आर्टिसन मेरे को मिले जिनके घर में गया था, तो उनके यहाँ मैंने फर्नीचर देखा। तो मैंने कहा कि अरे हम लोग इकट्ठा बन के क्यों नहीं फर्नीचर बनाते। उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं, हमारे पास उसकी बिक्री की व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो फिर मैंने उनको वो सब दिया जो आर्टिसंस को उनकी जो कला है, हुनर है, वो उपयोग लाने के लिए, प्रयोग करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ मैंने डेवलप की। मेरे घर के ऊपर जो 1000 स्क्वायर फुट की जगह है, वहाँ हमने इंस्ट्रूमेंट्स लाए, वहाँ बाम्बू जो आजू बाजू में थे वो काट के लाए और फिर आर्टिसन आते थे और वहाँ उसके फर्नीचर बनाते थे। वो फर्नीचर देख के यहाँ के जो लोग हैं मिडिल क्लास के, उनको बहुत पसंद आया वो फर्नीचर और उस फर्नीचर की बिक्री चालू हो गई। तो यहाँ जो आर्टिसंस थे उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी उनके आर्ट को एक्सप्रेस करने की। वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ देने का काम ही मैंने किया है, मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। सिर्फ आई एम अ कैटलिस्ट इन द होल थिंग, आई एम जस्ट ऑर्गेनाइजर। आर्टिसंस से मिलने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इतना करने के लिए मुझे काफ़ी दुनिया में क्या चल रहा है, कोरिया, जापान, चीन, बांग्लादेश, यहाँ क्या चल रहा है, इंडोनेशिया में क्या, वो समझने के लिए मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी। काफ़ी जो बड़े बड़े लोग हैं इस क्षेत्र के, उनके ऊपर फ़ोन के ऊपर बात की और उसके बाद मुझे उसको अच्छी दिशा देने का जो इच्छा है वो मैंने पूरी की। उसके केमिकल रिएक्शन ताकि उसका लाइफ बढ़े, इसके लिए मैंने केमिकल्स लाए, उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने फैसिलिटी खड़ी की। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो है बच्चे एकेडमी में भी रहें और साथ में क्या वोकेशनल ट्रेनिंग भी करें एट अ यंग एज? ऐसी जानकारी मिली है कि जो बच्चे स्कूल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उनको वोकेशनल हाथ से कुछ करने की बड़ी उनकी इच्छा रहती है, वो यदि उनको मिल जाए तो उनका अटेंडेंस भी बढ़ेगा और उनको बीच में 10th पास होने के बाद क्या करना, तो उनको बाम्बू का फर्नीचर का आते रहता है। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, ऐसी मेरी इच्छा है। लैंग्वेज रहे या और भी कोई आर्ट रहे, बचपन में वो बिल्कुल सही और आसानी से कोई बात सीख लेता है। वही जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको गलती करने का डर लगता है, लोग हंसेंगे करके डर लगता है। इसके लिए यही अच्छा उम्र है 10th to 15th, ये जो उम्र है उस एज में हाथ में टूल भी देने से उसको आसान जाएगा, उसको बड़ी रुचि लगेगी। अपने यहाँ पूरे भारत में ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है, वहाँ जो घिसे पीटे कोर्स चल रहे हैं, मोटर मैकेनिक रहे, इलेक्ट्रॉनिक रहे, फिटर रहे, प्लम्बर रहे, लेकिन बाम्बू टेक्नोलॉजी के आर्टिसंस
इसकी कहीं भी आज कोर्सेज चालू नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि एक बार हर तहसील में यदि बाम्बू आर्टिसंस के ITI कोर्सेज निकलने चालू हो जाए तो एवरी ईयर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बाम्बू आर्टिसंस जब जनरेट होंगे तो अपने आप उनकी नज़र वहाँ के जो बाम्बू के जो क्लम्स है वहाँ जाएंगी, फिर वो फर्नीचर बनाना चालू करेंगे। तो इट विल बिकम अ रेवोल्यूशन। जैसे हमने सुना है ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, वैसे ये बाम्बू का फर्नीचर रेवोल्यूशन विच इज इको फ्रेंडली एंड विच विल कर्ब द इल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके बड़े पैमाने पर करने के लिए ITI और IIT यहाँ हम ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्शी तालुका में हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। बट वी आर नॉट गोइंग टू बी ओनली स्टेबल इन वन तालुका, विल स्प्रेड इट नॉट ओनली पुणे डिस्ट्रिक्ट इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज दूसरे जो जिले हैं वहाँ भी ITI के बच्चों को हम ये कोर्सेज ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारे कुछ संस्थाओं के साथ पहल भी हो चुकी है, वो भी दे आर ऑल्सो विलिंग। ऑर्नामेंटल है, कैसे है ये? देखिए, AC लगाए बिना भी यदि आपको घर ठंडा रखना है तो अंदर से पूरा बाम्बू का स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो हीट है ना, वो इंसुलेशन का काम करेगा। इसके लिए इसको AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस घर को ऊपर से कितना भी धूप रहे वो ऊपर के ऊपर ही रहेगा। उसकी दीवार है पूरी बाम्बू की है, तो हीटिंग ऑफ द वॉल्स एंड सीलिंग ये होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा बाम्बू है, इज ए इंसुलेटर सब्सटेंस। ये कौन सा वाला बाम्बू यूज किया होगा? ये बाम्बू जैगेंटस कहते हैं इसको, डेंड्रोकैलामस। इसकी सबसे ज़्यादा विड्थ है और इसमें पानी भी, मणिपुर मेघालय में इसमें पानी भी कैरी करते हैं। इसमें यदि वो फूड रखा और वो कुक भी कर सकते हैं, इसमें चाय इसी में बना सकते हैं। तो ये जैगेंटस वैरायटी का बाम्बू है। गेट बनाया, हाँ, ये फिक्स्ड गेट है? फिक्स है। और ये इधर जो है इन्होंने ये सरिया लगाया? ये सरिया है, देखिए ऊपर दिख रहा है ना डोमनट। डॉक्टर साहब, ये जो बाम्बू फर्नीचर है उसका क्या स्कोप है इंडिया में? किसी भी चीज़ के स्कोप के लिए जो 3 आवश्यक बातें रहती है, मैन, मनी एंड मटेरियल। तो बाम्बू में मैन यानी आर्टिसन तो काफ़ी मात्रा में हैं, मटेरियल यानी बाम्बू की जो स्टिक्स हैं वो भी काफ़ी मात्रा में है, और डिमांड तो क्या है, यहाँ जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है उसके कंज्यूमर्स भी है। यही कोई तो योजकस तत्र दुर्लभा कहते हैं। तीनों को इकट्ठा लाने वाली कोई यदि एजेंसी, कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जाए तो तीनों चीज़ें पड़ी हुई है। स्काई इज़ द लिमिट बाम्बू के फर्नीचर के लिए। ऐसे बाम्बू की जो है क्या उपयोगिता है किसान की अपनी लाइफ में, उसके जीने के लिए? पूरे भारत में किसानों की आत्महत्या, सुसाइड से बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि वो जब सिर्फ धान के ऊपर डिपेंड रहता है उसका पूरा जीवन, तो धान एक बार डूब गया कि वो भी डूब गया। उसके अलावा उसके पास यदि बाम्बू, फिशरी, गोट कीपिंग और एनिमल हस्बेंड्री और फिश या हॉर्टिकल्चर ये जैसे कुछ चीज़ें रहें तो एक सहायता हो सकती है, वो बच सकता है धान नहीं भी उसको उस साल न मिले तो। क्योंकि बाम्बू ये उसका मेन जो लैंड है उसके ऊपर लगाना नहीं है, उसने जो बीच में बाउंड्री है 2 किसानों के बीच के या उसके जो प्लॉट्स के बीच में जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री के ऊपर विदाउट एनी फिजिकल इनपुट्स सिर्फ उसने एक बार लगा दिया, तो जो बारिश गिरेगी उससे बारिश के ऊपर उसका पलेगा। वो फर्नीचर से उसके साइड बिजनेस करके
जो फिशरी है और वो गोट कीपिंग या पोल्ट्री है। पोल्ट्री है, काऊ रियरिंग है, इसके साथ ये बाम्बू का यदि वो मिल जाए तो उसको आत्महत्या करने की ज़रूरत न पड़ेगी। उसका धान डूब भी जाए तो ही वो बचेगा, उसका साल भर का खर्चा चलता रहेगा ये साइड बिजनेस से। तो ये किसान के जीवन में बाम्बू का बहुत बड़ा उपयोग सर्वाइवल के लिए हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो है क्या आराम से फर्नीचर बना सकते हैं बच्चे लोग और दूसरे? बिल्कुल, हमारा खुद का अनुभव है। और कल ही मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मीटिंग को गया था, वहाँ 100 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्य आए थे और उनको जब मैंने ये बताया कि ये बाम्बू के जो फर्नीचर या सब चीज़ें एडिबल शूट्स रहेंगे उससे आप बना सकती हैं क्या, तो उनको ये सब बात सुनकर उनको बड़ी खुशी हुई कि उनको लगा कि वे ये सब काम उनके घर में बैठ के ही कहीं बाहर गए बिना वो बाम्बू के जो फर्नीचर के जो स्पेयर्स है वो स्पेयर्स वो बनाएंगी, एडिबल शूट्स निकाल के उससे बच्चों को जो अन्न देना है, खाने बनाना है, सब्जी बनानी है वो कर सकती हैं। तो मेरी ये पूरे भारत के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो डिपार्टमेंट हैं उनकी मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अब बाम्बू के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अर्निंग कैसे बढ़े इसके लिए उन्होंने कोशिश करें। अभी सिर्फ स्टिचिंग मशीन्स देना और इतना ही सब चल रहा है, उसके बदले बाम्बू को भी यदि वो टेक्नोलॉजी अडाप्ट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वो असिस्ट करे तो मैं सोचता हूँ कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन के साथ ही बाम्बू का रेवोल्यूशन हो जाएगा और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का और ग्लोबल वार्मिंग को बहुत अच्छी तरह हम उसका फेस कर सकेंगे। बताइए, ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? ये सब बाम्बू के अंदर जो स्टार्च या शुगर कार्बोहाइड्रेट रहते हैं जी, उस कार्बोहाइड्रेट को निकालने के लिए ये इस्तेमाल किए जाने वाले पंप है। आप देखेंगे यहाँ ये मैनुअल ऑपरेटेड पंप है। इससे जो यहाँ जो केमिकल रहे या वो केमिकल ये एब्सॉर्ब करके ये बाम्बू की एक स्टिक है जिसमें ये इंजेक्ट किया जाएगा और इंजेक्ट करते समय जो अंदर जो शुगर का स्टार्च का जो सॉल्यूशन है जिसको सैप कहते हैं अंग्रेजी में, वो सैप देखिए नीचे ड्रेन हुआ है जो आप देख रहे हैं, बिकॉज जो केमिकल हैज रिप्लेस द सैप एंड दिस सैप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइट, इंसेक्ट, फंगल इन्फेक्शन। जितने इन्फेक्शन होते हैं बाम्बू को उसके कारण उसकी जो डिग्रेडेशन चालू होता है, टर्माइट, ये सब सैप के कारण दे गेट अट्रैक्टेड टू द स्टार्च कंटेंट ऑफ द बाम्बू। सो हम यदि उस स्टार्च को ही निकाल दे बाहर तो फिर उसको इन्फेस्टेशन होगा नहीं। अब ये फाइन फिनिश है। हाँ, ये बाम्बू है लेकिन इसको फाइनल फिनिश भी किया हुआ है। दिस इज़ अ वेल प्रिजर्व बाम्बू विद ऊपर का जो स्किन है वो स्किन को भी अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ होने के कारण ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। इसको भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इसमें बड़ा होल है, पोरस है ये बहुत बड़ा। तो हमने बच्चों के माध्यम से बांसुरियाँ भी बनाई है, फ्लूट। लेकिन वो फ्लूट जिस बच्चे ने बनाई वो हर बच्चा अपनी अपनी फ्लूट लेके घर गया। यहाँ आपको दिखाने के लिए एक भी फ्लूट हमारे पास आज नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये कुर्सी का है। अच्छा, हाँ, तो इसका आपका क्या आइडिया क्या है इसका? कि द बंच विल बी carried by on scooter or on motorbike and the assembly of the furniture will be done at the residence of the consumer. वेरी The गुड। transportation cost will be minimal. क्या चीज़ है? ये एक ड्रिल मशीन विथ स्टैंड है। अब देखिए ये जो पीस है वो यहाँ हम इसको फिक्स करते हैं और फिक्स करके जब फिक्स होने के बाद जब यहाँ का ड्रिल है वो यहाँ जाएगा और जब हम हाथ से दबाएंगे तो इसको ये छेदा करेगा। माने सिंगल पर्सन विदाउट हेल्प ऑफ किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत के सिवा भी मुझे सुराख करने का काम है। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट के लिए बाम्बू के टुकड़े जब हम केमिकल सॉल्यूशन के टैंक में डालते हैं तो केमिकल अंदर जाने के लिए उसको सुराख करने पड़ते हैं। और इसी को इस तरफ एक सुराख है ये एक में, तो यहाँ से दवा अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी।
ओके। तो ऐसे हर इसमें आप देखेंगे ऑल्टरनेट, यहाँ एक सुराग है तो इसके ऊपर इस तरफ एक सुराग है, यहाँ से दवा अंदर जाएगी। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ड्रिल मशीन है, ये मैन्युअली ऑपरेटेड ड्रिल मशीन है, और ये इसको ग्राइंडर कहते हैं, ताकि फाइनल जो नोड के ऊपर निकालते ना हो एक्स्ट्रा मैटर जो रहेगा बाम्बू का, वो इस मशीन से निकालते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंच वाइस। तो ये बेंच वाइस है। फिर ऑर्डिनरी कटिंग के लिए जो आरी, या हम जिसको सॉ कहते हैं, वैसे सॉ है, आरी कहते हैं वो। बच्चों ने जो 8-10 फीट के लंबे बांस थे, उसका ये 12 इंच लंबे ऐसे टुकड़े बनाए, और टुकड़ों के बाद इन दोनों एक एक टुकड़े को 2-2 जगह छेद किए, और ये पूरा मेटल का जो रॉड है, उस रॉड में ये सब टुकड़े जब डाल दिए तो आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से, जिसको हम कहते हैं एक रैक, ये बुक रैक, शू रैक, जो भी आप कह सकते हैं, ये बहुत स्टडी है। आप इसके ऊपर कोई खड़ा भी हो जाए, बैठा भी, तो इसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। तो दिस इज ऑल बाम्बू के टुकड़ों से बनाया हुआ, बच्चों ने किया हुआ है। बीच में जो स्टॉपर या वॉशर देख रहे हैं वो भी बाम्बू के हैं, और नीचे रखने के लिए ये 2 नट है, ये नट के माध्यम से आपको निकालना रहे तो ये निकाले जा सकते हैं। तो ये शू रैक है, आप समझिए, जो बाम्बू का बनाया हुआ है। बच्चों को अपने नज़रिए से देखना और अनुभव लेने के बाद ही उनको कोई भी जो बात है वो दिमाग में बैठती है। तो हमने उनको सामान्य बाम्बू निकाल के उसके माध्यम से ये एक टेबल बनाया, और 4 महीने हो गए, अब उनको अनुभव में आया कि ये टेबल 4 महीने में इसको एंट एंड टर्माइट और बीटल्स लग के इसकी लाइफ जा रही है। ऊपर जो आपको कलरिंग डिस्कलरेशन दिख रहा है, दिस ऑल फंगस। तो उनको तो ये बच्चों को ये समझाने के लिए कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इस तरह से 4 महीने के अंदर ही वो खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये आपकी जो फर्नीचर बैम्बू से बनाने की ट्रेनिंग है, ये कौन कौन से विलेजेस में हो रही है? जो आर्टिसंस मुझे मिले, उन्हीं आर्टिसंस के विलेजेस में उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के परिचित जो 8, 9, 10th के स्टूडेंट थे, जैसे खरावड़े है, कोड़ावड़े है, आंधगांव है और भूखबड़ी है, ऐसे खुबोली, ऐसे 4-5 गाँवों में, सुतारवाड़ी और इस पिरंगुट, ये 5 स्थानों पे जहाँ आर्टिसन मिले थे, उन्होंने ही उनके रिश्ते में या परिचित 8-9 स्टैंडर्ड्स के बच्चों को बुलाया, और उनको हमने फर्नीचर का जो ट्रेनिंग है, प्रिलिमिनरी प्राइमरी ट्रेनिंग, वो हमने उनको दे दिया। डॉक्टर साहब, ये जो आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं बाम्बू का फर्नीचर बनाने के लिए, तो आपको कैसी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी? इसको पहला चैलेंज ये है कि बाम्बू में 10-12 वैरायटीज़ रहते हैं, तो हर वैरायटी फर्नीचर के लिए उपयुक्त तो नहीं रहती है। तो जिस वैरायटी के फर्नीचर के लिए उपयुक्त है उसका प्लांटेशन करना एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ऐसा है कि बच्चों के ताकत के मुताबिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो यूज़र फ्रेंडली, यानी बॉयज़ या गर्ल्स फ्रेंडली, यंगर बॉयज़ के फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट्स हमको बनाने पड़ेंगे। और तीसरा चैलेंज है कि ये जो स्कूल में जो मानसिकता बनी है कि होमवर्क जो इतना दिया जाता है कि उनको सरप्लस समय उनकी खुद की हॉबी डेवलप करने के लिए उनको मिलता ही नहीं है। फिर भी ये कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, इसके लिए हमको बड़े आसान हुआ कि इन बच्चों को ये ट्रेनिंग देना। तो चैलेंजेस सिर्फ इतना है कि जिस चीज़ के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए बच्चों के लिए वो ही नहीं है, और दूसरे बाम्बू वैरायटी फर्नीचर के लिए जो उचित है वो नहीं है। ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं। डॉक्टर साहब, जब हम फर्नीचर बनाते हैं बाम्बू से, तो ये जो है कौन सा तरह का बाम्बू जो है इस्तेमाल होता है? हम जब डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टसी और हुडा और डेंड्रोकैलामस एस्पर, ये 3 जो बाम्बू के प्रकार है वो बाम्बू फर्नीचर के लिए उपयुक्त है। यदि हमको जाइगेंटस नाम की जो वैरायटी है वो यदि जो मणिपुर में मिलती है, वो हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट में यदि उसका प्लांटेशन किया हो तो फर्नीचर बनाना बड़ा आसान जाएगा, क्योंकि वो लो कॉस्ट में मिलेगा और काफ़ी मात्रा में भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, बाम्बू फर्नीचर और बाम्बू का एक्चुअली बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बाम्बू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, इसके लिए जो
ग्लोबल वार्मिंग के जो हैजार्ड्स है वो हैजार्ड्स कम करने का काम बाम्बू करता है। दूसरा, बाम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेजिटेशन, इसीलिए उसके मिनिमम उसको केयर टेकिंग लगता है, उसको कोई खाद देना नहीं पड़ता है, उसको कोई वाटरिंग नहीं पड़ता है, कोई उसकी चोरी नहीं करता है। आम का पेड़ आम काटेंगे, बाम्बू कोई काट के नहीं ले जाएगा, तो उसको सेफ्टी के लिए कोई सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो बाम्बू की यूटिलिटी है कि वो एक वाइल्ड ग्रास करके उसको ट्रीटमेंट देखा जाने के कारण उसके ऊपर किसी को प्यार नहीं है, तो प्यार नहीं है तो कोई चोरी नहीं करता और कहीं भी वो आता है उसको कोई बड़ी तकलीफ नहीं होती उसको उगाने के लिए। तो ये इतने बेनिफिट्स बाम्बू के हैं। और जैसे मैंने कहा कि सॉइल इरोजन ये रोकता है, और अच्छा फेंसिंग, ये बाम्बू से बहुत अच्छी तरह से फेंसिंग हो सकता है। तो इतने अच्छे जो एक वेजिटेशन है उसको कोई भी जो जानकार है वह असल में उसके प्रेम प्यार में पड़ेगा। तो मैं आई स्टार्टेड लविंग बाम्बू फॉर इट्स ओन वर्च्यूज एंड उसके जो एसेट्स है उसको देखकर। तो डॉक्टर साहब कितना टाइम लगता है इसको ग्रो करने के लिए, एक बाम्बू ट्री को? बाम्बू इज द ओनली वेजिटेशन जो एक दिन में 9 इंच से 12 इंच 1 फीट वो उसकी ऊंचाई बढ़ती है। बाम्बू ये जो है, हमने जाना है, एक साइलेंट स्प्रिंग नाम की पुस्तिका थी, उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर के कारण भारत में हजारों एकड़ जमीन जो अंडर कल्टीवेशन थी वो अभी वेस्टलैंड करके दिखने को मिल रही है। तो इस वेस्टलैंड को यदि हम बाम्बू प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करें तो वहाँ से जो सॉइल इरोजन है वो रुक जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट्स है वो यदि नलीफाई कर रहे हैं तो वेस्टलैंड को हम यदि बाम्बू प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल करें तो वो बहुत आसान भी है। किसी भी बाम्बू क्लम्प से एक बाम्बू की स्टिक के 2 नोड होने वाले स्टिक यदि आप ज़मीन में गाड़ दें तो अगले 4 महीने में उसको आपको स्प्राउटिंग हुए दिखेगा। तो इतना आसान है उसका प्लांटेशन करना, सिर्फ कटिंग निकाल के वहाँ लगा देना है और 3 साल के बाद आपको उसमें से बाम्बू की स्टिक मिलेगी। तो इतना आसान तरीका बाम्बू प्लांटेशन का होते हुए भारत में करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन वेस्टलैंड की पड़ी हुई है। इन दोनों को हम यदि इकट्ठा लाए तो बाम्बू कल के लिए चाइना से भी आगे बाम्बू के फर्नीचर और एडिबल फ्रूट्स के लिए आगे जा सकता है। यही मेरा पूरी सोच है। डॉक्टर साहब, ये बाम्बू की जो है क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं? बाम्बू अब तक हम फर्नीचर ही सुनते आए हैं, वैसा नहीं है। उसकी चाय बनती है, उसकी वाइन बनती है, उससे मेडिसिन्स बनती है, वो हेल्थ बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें एंटी कोलेस्ट्रॉल बेनिफिट उसके हैं। बॉयल सिस्टम जो है कॉन्स्टिपेशन उसके लिए उपयुक्त है। लो बीपी करना हो, मैंने हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए अच्छा है। हार्ट पेशेंट के लिए बाम्बू की जो डाइटरी फाइबर बाम्बू में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद यदि देखा जाए तो बाम्बू का जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो इंसुलेशन का काम करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात बाम्बू की है कि उसकी लाइफ 40 साल है, तो वो बायोडिग्रेडेबल होने के कारण हम जब लोहे का कोई फर्नीचर डिस्पोज करते हैं तो इट बिकम्स अ भंगार, जिसको कहते हैं स्क्रैप। बाम्बू स्क्रैप नहीं होता, बाम्बू इज़ बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी ये इसकी बहुत बड़ी एसेट है जिसको हमने एक्सप्लॉइट किया तो जितने स्क्रैप के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो बाम्बू इज एक्सेलेंट एज अ टी, इट इज़ एक्सेलेंट एज अ वाइन, इट इज़ एक्सेलेंट एज अ मेडिसिन। ये तो फर्नीचर के अलावा जो है बिल्डिंग मटेरियल के बहुत काम आता है, लोग बहुत इसको आजकल रूफिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। बाम्बू से ही प्लाईवुड बनता है, बाम्बू से ही हार्डबोर्ड बनता है। तो बाम्बू कई चीज़ें हैं जो हम देखते समझते भी नहीं होंगे कि ये बाम्बू से बना हुआ है। जैसे तो पेपर में भी यूज़ होता है। हर बिल्डिंग की हर चीज़ में बाम्बू यूज़ होता है। तो बाम्बू जैसे कोई कामधेनु है, जैसे कामधेनु हम एक कंसेप्ट है कि एवरी पार्ट ऑफ बाम्बू एनिमल फॉडर, उसकी जो वनस्पति की जो लीव्स हैं दैट इज़ वेरी एक्सेलेंट एनिमल फॉडर। उसे चारकोल भी बहुत अच्छा बनता है, बाम्बू का चारकोल, बाम्बू का विनेगर बहुत अच्छा बनता है। ये बाम्बू के सीड्स हैं। तो एक बाम्बू क्लम्प 50 से 60 साल में एक ही बार उसको सीड्स देता है और वो देने के बाद वो पूरा जो बाम्बू का क्लम्प है वो पूरा मर जाता है। और ये इसी सीड से करोड़ों जो बाम्बू के क्लम्प्स नए निकल सकते हैं।
तो ये एक 2-3 जगह हमको मिले तो हमने वो कलेक्ट करके लिए। इसी का उपयोग करके हम बाम्बू के क्लम्स नए पैदा कर सकते हैं। लेकिन और वो अगर इतना सीड्स रेयर नहीं हो, है, अगर सीड्स नहीं हो तो क्लब से भी जो तो है नहीं तो कटिंग से कटिंग लगाना से पड़ता लगाना है, पड़ता या राइजोम जिसको कहते हैं, शूट्स, उस शूट से भी लगा सकते हैं। ये कई बार बाम्बू का हम फर्नीचर लाते हैं, वो थोड़ा सा ना खराब सा हो जाता है, उसका क्या कारण है? बाम्बू का जो पूरा सोल है बाम्बू के सक्सेस का, वो सोल है कि डोंट यूज बाम्बू विदाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का अर्थ ऐसा है कि उसमें जो शुगर है, स्टार्च है, वो खाने के लिए वहाँ चींटियाँ, टर्माइट्स और फंगस लगते हैं। तो वो यदि आप पहले ही उसको बाहर निकाल दें तब, और उसके बाद ही उसका फर्नीचर के लिए यूज़ करें, तो बाम्बू की जो प्रगति है, उसका जो एक्सेप्टेंस है, वो कहीं भी रुकेगा नहीं। लेकिन वो बदनाम इसी के लिए है कि उसका लाइफ स्पैन 1 साल भी नहीं रहता। लेकिन वो लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट इज़ मैंडेटरी, इज़ कंपल्सरी, इज़ इनएविटेबल, तो वो करना ही है। ये यदि बात सब लोग जान जाए तो इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि होम बेस्ड भी ट्रीटमेंट के हम लोग मेथोडोलॉजी या टेक्निक हम स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही आसान है। पुराने ज़माने में जो स्मोकिंग करते थे या इमर्स करते थे बाम्बू के जो स्टिक से वो पानी के अंदर, वो एक ट्रीटमेंट था। लेकिन अभी आप यदि सोचें तो प्लांट बेस्ड प्रिजर्वेटिव केमिकल्स आर अवेलेबल। अब उसको पॉपुलराइज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो बाम्बू की जो लाइफ स्पैन बढ़ाए तभी बाम्बू का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। बाम्बू इसीलिए बदनाम है कि उसका लाइफ स्पैन 1 या 2 साल का है, ऐसे ही लोग समझते हैं। उसका जो आयुष्मान बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक है, वो लोगों तक पहुंची नहीं है। वो पहुंचाने का काम हम अगले 2 साल करने वाले हैं।